गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर यूनिट 5 दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर तक हमने एड्सॉर्प्शन टॉपिक अच्छे से कर लिया था। आई होप आपको एड्सॉर्प्शन फिनोमेना एग्जैक्टली होता क्या है वो अब तक समझ में आ चुका होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, या मैं कहूँ जो एड्सॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं या फिर जो एड्सॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। तो बेटा हमने एड्सॉर्प्शन फिनोमेना पढ़ लिया कि एड्सॉर्प्शन फिनोमेना एक सरफेस फिनोमेना है, कि सरफेस पे आपका फिनोमेना जो होता है एड्सॉर्ब होने का, आपके एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्ब होते हैं एड्सॉर्बेंट पे, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो यानी कि अगर हम कहें आपका कि एड्सॉर्प्शन फिनोमेना के लिए आपको दो मेन चीज रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट इज एड्सॉर्बेट एंड द सेकेंड इज एड्सॉर्बेंट। बेटा एड्सॉर्बेट आपका क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि एड्सॉर्बेंट पे आके एड्सॉर्ब हो रहा है, और एड्सॉर्बेंट आपका क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि सोखता है, ठीक है। या मैं कहूं कि जैसे आपका सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट हमेशा जैसे सॉल्यूशन में आप देख रहे थे कि सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, तो सेम ऐसे ही एड्सॉर्बेंट जो है सॉल्वेंट से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये भी थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट जैसा ही होता है क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज कि ये क्या करता है? एड्सॉर्बेट को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करवाता है, जैसे सॉल्वेंट अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करता था, ठीक है बेटा। तो हमारी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के लिए ये दो चीज जो है मोस्ट नेसेसरी है। तो इन दोनों चीजों पे ही बेटा, इन दोनों कॉन्सेप्ट पे ही आपके जो एड्सॉर्प्शन है वो डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर अगर देखें हम, तो पहला फैक्टर हमारा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। कि नेचर और सरफेस एरिया पे आपका एड्सॉर्प्शन प्रोसेस डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? देखो बेटा आपको पता है कि तो काफी गैसेस हैं, या मैं मान लूं कि आप फॉर एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एग्जांपल लेते हैं अगर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग अलग सॉलिड सरफेस पे अलग अलग एक्सटेंट पे एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। जैसे आप अगर कोई मेटल ले रहे हो, पर्टिकुलर मेटल ले रहे हो, तो उस पे कार्बन डाइऑक्साइड अलग उसमें एब्जॉर्ब होगी। अगर आप कोई लिक्विड ले रहे हो, वहां लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड अलग एक्सटेंट से एब्जॉर्ब होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट गैसेस होती है उनका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी डिफरेंट होता है फॉर द डिफरेंट एड्सॉर्बेंट सरफेस, ठीक है। तो अलग अलग एड्सॉर्बेंट सरफेस पे अलग अलग एक्सटेंट से आपकी गैसेस, या मैं कहूं एड्सॉर्बेट आपका एड्सॉर्ब होता है। तो हम कह सकते हैं कि नेचर जो है एड्सॉर्बेंट का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एड्सॉर्प्शन के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम सरफेस एरिया की, कि जो आपका एड्सॉर्बेंट है उसके सरफेस एरिया पे, ये आपका एड्सॉर्बेंट है, इसका जो एक्सपोजर सरफेस एरिया है उस पे भी जो आपका एड्सॉर्प्शन फिनोमेना है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि बेटा हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आपका पढ़ा था कि एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है। तो जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा, या मैं कहूं जितना ज्यादा आपका ओपन सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा? उतना ही आपका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है, ठीक है। ये आपका ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। इसमें इतना वाटर है। ये वाटर मैंने क्या किया? जमीन पे ऐसे फैला दिया, ठीक है। इतना ही सेम वाटर, फिर मैंने उतना ही वाटर उस ग्लास में फिर से भर लिया, ठीक है। दोनों चीजों को मैंने क्या किया? सन के कांटेक्ट में रख दिया। ये आपका सन है, ठीक है। सन के कांटेक्ट में रख दिया, मैं कहूं सन से एक्सपोजर कर दिया इसका, तो वहां इवेपोरेशन किसका फास्ट होगा?
इसका, इस वाटर का, या फिर इस वाटर का? ऑफ कोर्स इस वाटर का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका सरफेस है जो कि आपके सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहा है वो कम है, क्योंकि आपका जो वाटर है ग्लास के अंदर क्लोज है। ठीक है, तो जितना सरफेस एरिया ऊपर वाला जो है, जितना सरफेस एरिया सनलाइट के क्लोज आ रहा है या सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहा है, वहां से ही इवेपोरेशन हो रहा है। नीचे वाले वाटर से थोड़ी ना इवेपोरेशन होगा। उसके बाद जब आपकी ऊपर वाली लेयर इवेपोरेट हो जाएगी वाटर की, देन आपके जो नीचे वाली लेयर में मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट हो गए अगेन, फिर और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होना स्टार्ट करेंगे वाटर के। बट अगर हम यहाँ केस देखें, पूरा वाटर जो है आपके सनलाइट के कांटेक्ट में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपका इवेपोरेशन है बहुत ज्यादा फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स है, वाटर के पार्टिकल्स है, या मैं कहूँ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, वो पूरे मॉलिक्यूल्स आपके एक साथ सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, इस वाटर का सरफेस एरिया बढ़ गया एज कंपेयर टू दिस ग्लास ऑफ वाटर। तो जब आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एड्सॉर्बेंट का, तो बेटा वहां पे आपका एड्सॉर्प्शन प्रोसेस भी ज्यादा होता है। तो जहां एड्सॉर्प्शन प्रोसेस ज्यादा हो रहा है, हम कह सकते हैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, जितना कम सरफेस एरिया एड्सॉर्बेंट का उतना ही कम आपका क्या होगा, एड्सॉर्प्शन फिनोमेना होगा। ये तो बात हो गई बेटा आपकी एड्सॉर्बेंट पे। नेक्स्ट अगर हम देखें एड्सॉर्बेट का, अगर हम फिनोमेना ले, या मैं कहूं एड्सॉर्बेट का अगर फैक्टर ले कि एड्सॉर्बेट आपका कैसे एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, तो देखो वो कैसे है। तो बेटा नेक्स्ट फैक्टर यानी कि सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो है आपका नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट आपका क्या है, जो सब्सटेंस आके एब्जॉर्ब हो रहा है एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे। ठीक है, तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट की अगर बात करें बेटा, तो ज्यादातर जो हम केमिस्ट्री में एड्सॉर्बेट यूज करते हैं वो गैसियस फॉर्म में देखे जाते हैं। ठीक है, अब गैसियस फॉर्म में आपका एड्सॉर्बेट है, उसको आपको एड्सॉर्ब करवाना है एड्सॉर्बेंट सरफेस पे, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले लिक्विड में, यानी कि हमें गैसियस एड्सॉर्बेट को लिक्विफिकेशन करना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्यों हम लिक्विफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल में एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आपके एड्सॉर्बेंट सरफेस पे एड्सॉर्ब हो, तभी तो आपका एड्सॉर्प्शन फिनोमेना ज्यादा होगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उन गैसियस मॉलिक्यूल को चिपकाना पड़ेगा, किस पे, एड्सॉर्बेंट सरफेस पे। और वो आप कैसे चिपका सकते हो, बाय लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ठीक है, तो अगर हम लिक्विफिकेशन गैस का करते हैं, अगर हम लिक्विफिकेशन कर रहे हैं, मतलब गैस को, लिक्विफिकेशन मींस क्या है कि कन्वर्टिंग अ गैसियस मॉलिक्यूल इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम लिक्विफिकेशन कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं जो गैस जितनी इजिली लिक्विफाई हो रही है, जो गैस जितनी इजिली, इसको ध्यान से पढ़ना है बेटा, काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, जो गैस जितनी इजिली लिक्विफाई हो रही है उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट सरफेस पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हायर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, या फिर हम कह सकते हैं कि हायर द लिक्विफाइड गैस, जितना ज्यादा लिक्विफिकेशन होगा या जितनी गैस इजिली लिक्विफाई होगी, हम या मैं कहूं और हायर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, और जितनी ज्यादा इजीली आपकी गैस लिक्विफाई होगी
जितनी गैस, क्योंकि आपको लिक्विफाइड फॉर्म में ही गैस को एब्जॉर्ब करवाना है, ठीक है, तो जितनी इजीली आपकी गैस लिक्विफाइड होगी उतना ही ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन होगा। हायर विल बी द एब्जॉर्प्शन, हायर विल बी द एड्सॉर्प्शन, या फिर हम कह सकते हैं हायर विल बी द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो जितनी इजीली आपकी, एक तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है गैस को लिक्विफाई करने में, और एक आपकी जल्दी से लिक्विफाई हो रही है गैस, तो जो गैस जल्दी लिक्विफाई होगी, जो गैस इजीली लिक्विफाई होगी, वहां वो उतना ही अच्छा एड्सॉर्प्शन शो करेगी, ठीक है। तो जितनी गैस आपकी इजीली लिक्विफाई हो उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा लिक्विफिकेशन जो है, आपकी गैसेस का जो लिक्विफिकेशन है वो डिपेंड करता है आपके क्रिटिकल टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज टोटली डिपेंड अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर आपका क्या होता है, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो स्टेट्स ऑफ मैटर में। क्रिटिकल टेम्परेचर आपका वो टेम्परेचर है, या मैं कहूं वो मिनिमम टेम्परेचर है above which liquefaction of gas is not possible, यानी कि एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर जिसके अगर ऊपर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपका लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है, चाहे आप उस गैस पे कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, ठीक है। यानी कि अगर आपको लिक्विफिकेशन करना है किसी गैस का तो क्या तो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर मींस एक फिक्स क्रिटिकल पॉइंट है, उसके ऊपर आपका लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता गैस का। तो आपका लिक्विफिकेशन कहां होगा, क्या तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर या फिर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको नहीं पता है ध्यान से सुनो बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है बिलो विच लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज पॉसिबल, या फिर दूसरे वर्ड्स में मैं कहूं क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट मिनिमम टेम्परेचर बियॉन्ड विच, मतलब उससे ऊपर आपका लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है, बियॉन्ड विच लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज नॉट पॉसिबल। लिक्विफिकेशन क्या तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही होता है, मतलब एक फिक्स पॉइंट है जहां पे आपका लिक्विफिकेशन गैस का इजीली हो रहा है, उसी को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कह रहे हैं, ठीक है। बट उससे जैसे ही आप आगे जाते हो, चाहे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, आपकी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो बेटा बात करें आपका कि आपका क्रिटिकल टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन पे कैसे डिपेंड करता है, तो उसके लिए मैंने आपका एक टेबल ड्रॉ किया है, तो इस टेबल से आपका ये कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो अगर हम बात करें बेटा, एक मेन पॉइंट है जो आप नोट करना, वो क्या है, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द लिक्विफिकेशन, या हम कह सकते हैं हायर विल बी द, या फिर इजीली विल बी द, इजीली विल बी द, इजी विल बी द लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। जितना ज्यादा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा केल्विन में, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, लिक्विफिकेशन इजीली हो पाएगी। अब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा क्यों होना चाहिए लिक्विफिकेशन के लिए, वो हम इस टेबल से देखेंगे। देखो बेटा, आप देख सकते हो कि ये आपकी गैसेस है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ली है मैंने, क्योंकि हर एक गैस जो है, गैस आपकी क्या एड्सॉर्बेंट है, ठीक है। तो हर एक गैस जो है डिफरेंट एक्सटेंट पे आपकी एड्सॉर्बेंट सरफेस पे एड्सॉर्ब होती है। तो अगर बात करें हाइड्रोजन कुछ अलग क्रिटिकल टेम्परेचर पे एड्सॉर्ब हो रही है, आपकी नाइट्रोजन गैस कुछ अलग पे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग पे, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो सारी गैसेस अलग अलग, उनका एक फिक्स क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसपे उनका क्या होता है, लिक्विफिकेशन होता है, ठीक है। और उसी पॉइंट पे आपका क्या होगा, इजीली वो एड्सॉर्बेंट सरफेस पे एड्सॉर्ब होगी। तो आप देख सकते हो कि जब आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, हाइड्रोजन का अगर एग्जांपल ले, हाइड्रोजन गैस का, तो क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस, 33 केल्विन है। तो अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो तो आपका आंसर आएगा -240 डिग्री केल्विन, ठीक है। यानी कि आपको इतना कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, तब जाके आपको इतना लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी हाइड्रोजन जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में लिक्विफाई होगी। बट
क्या है यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि बेटा इतना कम टेम्परेचर जो है अटेंड करना इज नॉट अ इजी टास्क। इतना कम टेम्परेचर आप इजीली अटेंड नहीं कर सकते हो। -240 डिग्री सेल्सियस आप इमेजिन कर सकते हो कितना कम, कितना लो टेम्परेचर है। तो इस इतना लो टेम्परेचर इजीली अटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, सपोज हमने इसका सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया है, तो अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है बेटा 430 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप 430 डिग्री सेल्सियस लेते हो दैट मीन्स आपका कितना आएगा 157 डिग्री 430 केल्विन लेते हो, तो वो अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप 430 को माइनस कर दो 273 से, ठीक है, तो आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा कितना आया है 157 डिग्री सेल्सियस। तो आप मुझे ये बताओ कि ये वाला टेम्परेचर अटेन करना इजी है या फिर ये वाला टेम्परेचर। ऑफ कोर्स ये वाला टेम्परेचर आप नॉर्मली जल्दी अटेंड कर पाते हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही इजीली वो टेम्परेचर अटेंड हो जाएगा और उतना ही इजीली आपका लिक्विफिकेशन होगा। और जितना कम आपका ये केल्विन में है तो इसको उस तरीके से नहीं, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके देखो, ये कंसेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जितना आपका क्या होगा, ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही इजीली वो अटेंड होगा और उतना ही इजीली आपका क्या होगा, उतनी ही इजी आपकी लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होगी। और जो गैस जितनी इजीली लिक्विफाइड हो उसका एड्सॉर्प्शन भी उतना ही फास्ट होता है, ठीक है बेटा। तो आपका क्या है, एड्सॉर्प्शन जो है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे डिपेंड करता है, इसको ध्यान से देखो। और एड्सॉर्बेट जो है हम जर्नली उसको आपकी जो एड्सॉर्बेट है ज्यादातर गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो गैसियस फॉर्म को इजीली एड्सॉर्ब करवाना इज नॉट अ इजी टास्क, सो वी कन्वर्ट द एड्सॉर्बेट इनटू लिक्विफाइड फॉर्म। तो हम गैस को लिक्विफाइड फॉर्म में करते हैं और लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट एक चीज है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। लिक्विफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है आपका, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके अबाउ, जैसे आपका हाइड्रोजन जो गैस है उसका लिक्विफिकेशन कितने पे पॉसिबल है 33 केल्विन पे, बट अगर आप 34 केल्विन करोगे तो लिक्विफिकेशन नहीं होगा, 35 केल्विन करोगे तो भी लिक्विफिकेशन नहीं होगा, चाहे उस गैस पे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर आपका वो टेम्परेचर है जिसपे आपकी गैस लिक्विफाई होती है, जिससे बिलो आपकी गैस लिक्विफाई हो जाती है इजीली, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही इजीली वो अटेन हो सकता है और उतना ही इजीली, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर जल्दी अटेन हो रहा है दैट मीन्स उतनी ही इजी आपकी लिक्विफिकेशन हो रही है गैस की, और जितनी गैस जल्दी इजीली लिक्विफाई होगी उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी, एड्सॉर्प्शन, उतना ही हाइयर क्या होगा बेटा, एड्सॉर्प्शन, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई आपकी नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट की, ठीक है। तो अगर हम थर्ड आपका ले दैट इज प्रेशर, ठीक है। प्रेशर भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने आपका यहाँ कोई कंटेनर लिया है, ठीक है बेटा, और इस कंटेनर में मैंने यहाँ नीचे आपका क्या डाल दिया है, एड्सॉर्बेट डाला है, ठीक है, और इस कंटेनर को मैंने फिल कर दिया है विद गैसियस पार्टिकल, ये आपके गैसियस पार्टिकल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऊपर यहाँ एक पिस्टन लगा दिया है, ठीक है। अब इसको देखो आप, क्या है कि यहाँ जो नॉर्मली केस में अगर आप इस सेटअप में कुछ भी चेंज नहीं करते हो, मतलब आपका क्या है, ये एड्सॉर्बेंट है, ये एड्सॉर्बेट है, तो नॉर्मली आपका इस केस में क्या है, एड्सॉर्बेट आपका गैसियस फॉर्म में है, तो गैसियस फॉर्म में है तो इजीली उसका एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, इतने ज्यादा पार्टिकल एक टाइम पे एड्सॉर्ब नहीं होंगे। पर जैसे ही आप पिस्टन से प्रेशर लगाते हो, तो पिस्टन से जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आना शुरू हो जाएंगे, नीचे नीचे पास पास आना शुरू होंगे, और पास पास आने के वजह से मॉलिक्यूल्स और इस एड्सॉर्बेंट सरफेस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके क्या होंगे, एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल इजीली एड्सॉर्बेंट सरफेस पे क्या होंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, pressure increases, absorption also increases,
ठीक है। तो जितना ज्यादा आप प्रेशर इंक्रीज करोगे एड्सॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा आपका होगा। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ आपका फैक्टर देखते हैं बेटा, वो है आपका टेम्परेचर। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रेशर फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी आइसोथर्म दिए हैं जिनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक ओवरलुक दे दिया है कि प्रेशर आपका एब्जॉर्प्शन फिनोमेना को कैसे इफेक्ट करता है। इसको हम और ज्यादा ब्रीफली लेंगे, ये आपके नेक्स्ट टॉपिक में ही आएगा। नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेचर की आपके एब्जॉर्प्शन फिनोमेना टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखो तो बेटा फोर्थ आपका फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर, कि आपका टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है वो देखेंगे। तो बेटा आपको पता है, आपने देखा होगा कि सर्दियों में बहुत ज्यादा धुंध होती है, बहुत ज्यादा फॉग होती है। ठीक है, तो वहां आपने देखा होगा कि जो आपके गाड़ियों के शीशे, आपकी गाड़ी अगर आउटडोर खड़ी है तो वहां गाड़ियों के शीशे पे क्या आ जाते हैं, छोटे 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 बहुत माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। किसके कारण? धुंध के कारण। ठीक है, मॉइस्चर वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका क्या होता है, उस जो आपका जो क्या बोलते हैं शीशा है, गाड़ी का शीशा, वो उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो वहां पे आपके क्या होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम दूसरी तरफ ले कि गर्मियों के टाइम क्या ऐसा फिनोमेना आपने देखा है कि आपका क्या बोलते हैं, गर्मियों में आपके ऑटोमेटिकली सुबह जब आप उठते हो तो क्या आपने देखा है कि शीशे पे आपके वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट हो गए? नहीं। क्यों नहीं देखते हम वो? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जैसे ही आपके एयर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, तो जैसे ही वो अगर ग्लास पे भी आता है, ग्लास पे डिपॉजिट भी हो जाता है, तो उस ग्लास का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो इजिली इवेपोरेट हो जाते हैं छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स। बट सर्दियों के केस में क्या होता है, सर्दियों में आपका टेम्परेचर कम होता है ग्लास का, इस वजह से वहां डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या होता है कि आपका जो एड्सॉर्बेट है वो उड़ना स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है एड्सॉर्बेंट सरफेस पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब आप डिक्रीज करोगे या इंक्रीज का ले लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एड्सॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि वहां एड्सॉर्प्शन की जगह क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि एड्सॉर्बेट्स जो है आपका उड़ने लग जाएगा। ठीक है, एड्सॉर्बेट रिमूव होने लगेगा। एड्सॉर्बेट जो है टेम्परेचर हाई करने से उसका इवेपोरेशन होने लगेगा। बट अगर हम अपोजिट केस ले, टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज करते हो, कम टेम्परेचर करते हो, तो कम टेम्परेचर करने से आपका क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है आपके किसके, एड्सॉर्बेट के, उनका क्या होगा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होने लगेगी, मॉलिक्यूल रेस्ट पे आने लगेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जब रेस्ट पे आने लगेंगे तो वो धीरे धीरे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे किस पे, एड्सॉर्बेंट सरफेस पे। बट टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो तो एड्सॉर्बेट जो एड्सॉर्बेंट पे जो एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी गेन करके वो जल्दी एस्केप होना स्टार्ट कर जाते हैं किससे, एड्सॉर्बेंट सरफेस से। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज करोगे तो एड्सॉर्प्शन जो है आपकी फिनोमेना वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, तो इसको अगर हम एक ग्राफ के थ्रू समझे बेटा, तो यहाँ पे आपका क्या है, लेट सपोज मैंने यहाँ एक पर्टिकुलर गैस ले ली है, लेट सपोज नाइट्रोजन गैस ली। नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो रही है आपकी कहां पे, या मैं कहूं नंबर ऑफ नाइट्रोजन गैस पार्टिकल एब्जॉर्ब। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस पार्टिकल एब्जॉर्ब मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया। यहाँ पे मान लो मैंने कोई प्रेशर ले लिया है। ठीक है, मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूं और यहाँ पे मैंने आपका मान लो कि ये मैं कंडीशन लगा रही हूं 193 केल्विन पे। ठीक है, 193 केल्विन पे मैंने क्या किया है, आपका मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर रख लिया है इस सेटअप का। ठीक है, यहाँ मेरे को एड्सॉर्प्शन प्रोसेस देखना है कि नाइट्रोजन जो गैस है वो किस तरीके से एड्सॉर्ब हो रही है, कितने एक्सटेंट पे एड्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो बेटा जब क्या होगा कि जैसे ही आपका क्या होगा, आप प्रेशर अप्लाई करना, मतलब प्रेशर जैसे ही आप इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे, प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे नाइट्रोजन जो गैस है वो मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होना स्टार्ट करेंगे, एड्सॉर्ब हो रहे और इस पॉइंट पे आपका क्या होगा, एक कांस्टेंट
आ जाएगी, यानी कि एड्सॉर्प्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों कांस्टेंट? ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई है? स्ट्रेट लाइन आपको कांस्टेंट बता दी, यानी कि यहाँ पे आपका जो ग्राफ का कर्व है वो कांस्टेंट रीडिंग दिखा रहा है। क्यों कांस्टेंट रीडिंग दिखा रहा है? क्यों कांस्टेंट हुआ है यहाँ पे एड्सॉर्प्शन? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपका क्या होगा, आप जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल आपके क्या हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं एड्सॉर्बेंट सरफेस पे। पर जैसे ही यहाँ प्रेशर, यहाँ पे आप पहुंचते हो, यानी कि इतने प्रेशर पे जब आप पहुंचते हो तो आपका क्या हो रहा है कि इस टाइम पे आपका जो सरफेस है एड्सॉर्बेंट सरफेस का, सरफेस जो है, ये जो आप एड्सॉर्बेंट सरफेस ले रहे थे ये फुल्ली ऑक्युपाइड हो जाएगा विद एड्सॉर्बेट सरफेस, सॉरी एड्सॉर्बेट पार्टिकल। तो जो आपका सरफेस है वो क्या होगा, उस पे स्पेस कम रहेगी, या मैं कहूँ नियरली फुली ऑक्युपाइड हो जाएगा एड्सॉर्बेंट पार्टिकल से। तो जब पार्टिकल्स का फुली ऑक्युपाइड हो गया आपका एड्सॉर्बेंट सरफेस, तो क्या और पार्टिकल उस पे एड्सॉर्ब हो पाएंगे? क्या एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो पाएगा? नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा, धीरे धीरे आपका एड्सॉर्प्शन जो है एक कांस्टेंट रीडिंग दिखाने लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर देते हैं, लेट सपोज 247 केल्विन कर देते हैं, तो उस केस में अगर देखें हम सेम प्रेशर ही रखें तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो आपका क्या होगा, हम इस टेम्परेचर पे देख रहे हैं 247 केल्विन पे, तो जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो आपकी नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती जा रही है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो नाइट्रोजन गैस पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और यहाँ पे जाके इस प्रेशर पे जाके आपका क्या होगा, फिर से आपकी जो एड्सॉर्प्शन है वो कांस्टेंट रीडिंग शो करने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका क्या हो रहा है, इस केस में आपका क्या हुआ है कि जब आपने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया तो इसके बाद क्या होगा, जो आपका सरफेस होगा फुली ऑक्युपाइड हो गया, तो चाहे आप और भी प्रेशर अप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप और भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एड्सॉर्प्शन पे। क्यों? क्योंकि आपका जो एड्सॉर्बेंट सरफेस था वो फुली ऑक्युपाइड हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जब मैंने टेम्परेचर 193 केल्विन किया है तो आपकी एड्सॉर्प्शन जो है ज्यादा थी, ठीक है। एड्सॉर्प्शन क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन गैस पार्टिकल ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहे थे, इतनी वॉल्यूम एड्सॉर्ब हो रही थी मान लो। पर जब जैसे ही मैंने आपका टेम्परेचर हाई कर दिया, टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, जितनी वॉल्यूम या मैं कहूँ जितने नंबर ऑफ पार्टिकल नाइट्रोजन गैस के एड्सॉर्ब हो रहे थे वो थोड़े से कम हो गए हैं, यानी कि अब जो वॉल्यूम एड्सॉर्ब हुई है नाइट्रोजन पार्टिकल्स की वो इतनी हुई है। अब मैं अगर और हाई टेम्परेचर कर देती हूँ, मान लो मैं 273 केल्विन कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो आपकी नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल एड्सॉर्ब हो रहे हैं और इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, फिर से आपका एड्सॉर्प्शन जो है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन फिर से कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके इस प्रेशर के आगे क्या होगा, जितना भी प्रेशर आप अप्लाई करते जाओ आपका जो सरफेस है फुली ऑक्युपाइड हो गया, कोई एड्सॉर्प्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि 193 केल्विन पे आपके नंबर ऑफ नाइट्रोजन पार्टिकल थे वो इतने, या मैं कहूँ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये हम चारकोल ले लेते हैं या कोई और एड्सॉर्बेंट, कोई भी सॉलिड एड्सॉर्बेंट हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, तो उस पे हो रहा है आपका, यानी कि इतनी वॉल्यूम। पर जैसे आप जैसे टेम्परेचर को और ज्यादा हाई कर रहे हो तो आपका क्या हुआ, कम मॉलिक्यूल आपके एड्सॉर्ब हो रहे, कम वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हो रही। क्यों? क्योंकि आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही पार्टिकल्स में क्या हो रहा है बेटा, आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और काइनेटिक एनर्जी आने के बाद वो एस्केप होना, निकलना स्टार्ट कर देते हैं वहां से, ठीक है। और अगर आप और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे आपकी और भी कम वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस पार्टिकल्स की वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होती जा रही है, एब्जॉर्प्शन यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि बेटा एब्जॉर्प्शन जो है आपका, अगर आप उसको टेम्परेचर देते हो, यानी कि आपका एड्सॉर्प्शन हो गया है और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो ये देखने के लिए कि क्या एड्सॉर्प्शन और होगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो आपका क्या हुआ है, एड्सॉर्प्शन की जगह आपका वहां से डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है सरफेस से। क्यों? क्योंकि जैसे ही जो पार्टिकल जिन्होंने ऑक्युपाई किया है सरफेस वो क्या होंगे, वो एस्केप होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। यानी कि यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, आप टेम्परेचर खुद दे रहे हो, रिएक्शन करवाने के लिए आप टेम्परेचर
खुद दे रहे हो, ठीक है। जहां आप टेम्परेचर देते हो वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। अब नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, अगर आपको क्या करना है, पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करवाना है दोबारा से, तो आप क्या करते हो, वहां पे आप टेम्परेचर कम करते हो, या मैं कहूं अगर आपका क्या है, पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब हो रहे हैं सरफेस पे, तो क्या होता है आपका डेल्टा एच जो है नेगेटिव होता है उस केस में, क्योंकि पार्टिकल एब्जॉर्ब कब होंगे, जब आपके क्या सरफेस पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे दूसरे पार्टिकल को, और जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी जो होती है हीट के फॉर्म में निकलती है, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू वहां क्या होती है, नेगेटिव। हमने पढ़ा था आपका एब्जॉर्प्शन फिनोमेना जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि अगर आपको दोबारा से एब्जॉर्प्शन करवाना है कहीं पे भी, तो आपका डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के टाइम आपकी क्या होती है, हीट एनर्जी इवॉल्व आउट होती है, ठीक है। तो वहां पे आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या बताया था हमने, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है हम लेते हैं आपका फिफ्थ जो पॉइंट है वो है एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट यानी कि जो आप एड्सॉर्बेंट सरफेस ले रहे हो, अगर आप उसको एक्टिवेट कर दो तो वो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को कैसे इफेक्ट करती है। देखो पहले आप ये समझो कि एक्टिवेशन होता क्या है। एक्टिवेशन होता है बेटा टू इंक्रीज द, एक्टिवेशन इज टू इंक्रीज द पावर ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की अगर आप पावर ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज कर देते हो, दैट मीन्स आपने उस सब्सटेंस को एक्टिवेट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले कि एक्टिवेशन आप कैसे कर सकते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट रफ, ठीक है। कि अगर आप एड्सॉर्बेंट के सरफेस को रफ बना देते हो तो वहां पे आपका क्या होगा, उस सरफेस पे ज्यादा एडॉप्शन होगा। क्यों होगा बेटा, आपने देखा होगा कि जैसे आपकी कोई दीवार है, स्मूथ दीवार है तो उस पे कम चीज चिपकती है, बट अगर आपकी क्या है, रफ दीवार होती है, यानी कि आपकी दीवार पे क्या बोलते हैं, रफनेस होती है, ठीक है। मान लो आपने दीवार पे क्या बोलते हैं, छोटे छोटे मार्बल्स लगा रखे हैं, तो आपकी दीवार जो है वो स्मूथ के बजाय अब रफ हो गई है, ठीक है। तो रफ होने से क्या हो जाता है, उस सरफेस का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और क्योंकि एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, तो जैसे ही एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, एड्सॉर्प्शन जो है आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आप किसी भी एड्सॉर्बेंट सरफेस को अगर आप रफ कर देते हो तो वहां पे आपकी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे, एड्सॉर्प्शन शो करेंगे, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स आपके एड्सॉर्बेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ज्यादा पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेंगे एड्सॉर्बेंट को, और वहां पे एड्सॉर्प्शन आपका ज्यादा होगा। दूसरी अगर बात करें तो है बाय रिमूविंग, दूसरा आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हो एड्सॉर्बेंट को, बाय रिमूविंग द गैस ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। जो गैस आपकी ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड है, यानी कि मान लो आपने कोई एड्सॉर्बेंट सरफेस लिया है, बट उस पे कुछ पार्टिकल्स आपके गैसियस पार्टिकल ऑलरेडी आपके ऑटोमेटिकली पहले से ही एड्सॉर्ब है, तो उस सरफेस का अगर आपको एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करना है, यानी कि उसको एक्टिवेट करना है, तो आप क्या करोगे, वो जो ऑलरेडी एड्सॉर्ब गैस है पहले आप उसको रिमूव करो, ठीक है। तो उसको रिमूव करने से आपका क्या होगा कि जिस गैस को आप एड्सॉर्ब करवाना चाहते हो वो ज्यादा एड्सॉर्ब होगी, क्योंकि उसको ज्यादा स्पेस मिलेगी। पहले तो कुछ स्पेस या कुछ पोर्स जो है वो ऑक्युपाइड, कुछ सरफेस जो है एड्सॉर्बेंट का ऑलरेडी ऑक्युपाइड था गैस से, बट जैसे ही आप वो रिमूव कर देते हो, तो रिमूव करने से आपका क्या होगा, आपको अब ज्यादा एम्प्टी स्पेस मिलेगी उन
एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स को एड्सॉर्ब होने के लिए, वहां पे आपका क्या होगा, आपका इस तरीके से आपके एड्सॉर्बेंट सरफेस एक्टिवेट हो सकते हैं, मतलब रिमूव कर दो आप उस गैस को जो ऑलरेडी एड्सॉर्ब है, ताकि ज्यादा पार्टिकल एड्सॉर्ब हो सके, तो वहां पे भी एड्सॉर्प्शन आपका इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाय रिमूविंग द गैस ऑलरेडी एड्सॉर्ब बेटा। तो आप कैसे कर सकते हो इसको, कि अगर आपको कोई सब्सटेंस एक्टिवेट करना है, फॉर एग्जांपल चारकोल ले लेते हैं, ठीक है, कोयला ले लो आप। तो कोयला आपने देखा है बेटा, आपने सुना होगा एक्टिवेटेड चारकोल आप फेस मास्क में यूज करते हो। क्यों यूज करते हो, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या होता है कि वो जो चारकोल जो आप पीसेस में ले रहे थे, उसको आप क्या कर रहे हो, उसी को आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके, और जब आप उसको हीट कर रहे हो, तो वो जो पार्टिकल्स है वो क्या होगा, एक्टिवेट हो गए। ये जो चारकोल जो था आपका कोयला जो था, जब आप उसको पाउडर फॉर्म में कर रहे हो तो वो ज्यादा एक्टिवेट हो गए हैं। तो वो पाउडर फॉर्म जब आप अपने फेस पे लगाते हो तो वो डस्ट पार्टिकल्स आपके फेस से अट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी एक एड्सॉर्प्शन फिनोमेना ही है जो आपके फेस पे हो रहा है। तो जब आप किसी भी पार्टिकल को क्या करते हो, अगर आपको उसको एक्टिवेट करना है तो क्या करो, उसको हीट कर दो। हीट करने से क्या होगा, हीट करने से जो ऑलरेडी सरफेस पे एड्सॉर्ब थिंग था, या मतलब एड्सॉर्ब गैसेस थी, वो रिमूव हो जाएगी और ये एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस को एक्टिवेट करने के लिए आप उसको क्या करो, पहले हीट करो, ठीक है। जैसे आपने लकड़ी जलाते हो तो आपने देखा होगा कि जो आपकी ऐश आती है, मतलब जो कोयले, ठंडे जो कोयले होते हैं उनमें एड्सॉर्बिंग पावर कम होती है, बट जो आपके जलते हुए कोयले हैं, यानी कि जिनमें छोटे छोटे अंगारे, जो आपकी राख है जिसमें छोटे छोटे अंगारे होते हैं, उनके पास एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, या मैं कहूँ उनके पास एड्सॉर्प्शन टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे आपके गर्म अंगारे होते हैं और वो क्या होते हैं, हीटेड फॉर्म होता है। दैट मीन्स क्या होता है, वो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है चारकोल का, इसीलिए हमारे जो अंगारे वाली जो ऐश होती है वो ज्यादा एक्टिवेटेड होती है एज कंपेयर टू जो आपकी ठंडी हुई राख है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट बात करें, थर्ड जो फिनोमेना है जिससे आप एड्सॉर्बेंट सरफेस को या एड्सॉर्बेंट को एक्टिवेट कर सकते हो, वो है बाय सब डिवाइडिंग the adsorbent into smaller particles। अगर आपका कोई एड्सॉर्बेंट है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम कोयले की बात कर ले तो कोयले आपका सॉलिड फॉर्म में है, तो इस सॉलिड फॉर्म में है तो आपका क्या होगा, सिर्फ कोयले का आउटर सरफेस जो है वो एड्सॉर्बेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि सिर्फ आपका आउटर सरफेस पे जो पार्टिकल्स है वही एड्सॉर्प्शन शो करेंगे। बट अगर आप इसको सब डिवाइड कर दो, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में अगर आप इसको ब्रेक कर देते हो तो आपका क्या होगा, या छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे बन जाएंगे। तो दैट मीन्स क्या हुआ है, इस कोयले के पार्टिकल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट विद एड्सॉर्बेंट पार्टिकल इंक्रीज हो गया है, और क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है तो आपकी एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि एड्सॉर्प्शन टोटली डिपेंड करती है एड्सॉर्बेंट के सरफेस एरिया पे, ठीक है। क्योंकि सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हुआ है, इसमें सॉलिड में सिर्फ आउटर सरफेस के पार्टिकल कॉन्टेक्ट में थे एड्सॉर्बेंट के, बट यहाँ पे क्या, जब आपने उसको फाइन पार्टिकल्स में ग्राइंड कर दिया है तो क्या हो गया, बहुत सारे पार्टिकल अब आपके एक्सपोज हो गए हैं जो कि आपके एड्सॉर्बेंट को एड्सॉर्ब कर सकते हैं, जो कि एड्सॉर्बेंट के कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो अगर बेटा आप एड्सॉर्बेंट को जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में अगर है, तो अगर आप उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे भी आपका क्या हो रहा है, आपका एड्सॉर्बेंट जो है एक्टिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे आपके एड्सॉर्बेंट के कांटेक्ट में, तो वहां पे भी आपका एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा, ठीक है बेटा। तो ये तो आपके 5 आज फैक्टर्स हमने पढ़ लिए जो कि आपके एड्सॉर्प्शन फिनोमेना को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।